ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन सब व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अब मैं आज जो बताने वाली हूँ वो है चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है? 25 मार्च 2024 को पहला ये ग्रहण पड़ने वाला है। इस वर्ष का पहला ग्रहण है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। यह ग्रहण जो है वो कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ने वाला है, क्योंकि उस समय जो है अभी आपको मालूम होगा राहु केतु ने जैसे ही अपनी राशि बदल ली है, तो उसमें राहु और केतु दोनों एक्सिस में आ गए हैं। मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु आ चुके हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो इस तरह से बहुत सारे जो देखें राशियां और बहुत सारे जो नक्षत्र हैं उस दौरान प्रभावित होने वाले हैं। यह जो ग्रहण है वो फाल्गुन मास की पूर्णमासी की रात को, मतलब 24 की रात को पड़ने वाला है। तो 25 को इसको मान के चलते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है? मानसिक रूप से ज्यादा परेशान करता है ये ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण होता है वो फिजिकली ज्यादा अफेक्ट करता है और उन राशियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा जहां पर आपका नंबर 6 लिखा होगा। राशि कोई सी भी हो, तो जहां पर 6 नंबर नेटल चार्ट में लिखा होगा वो, और जहां पर 12 नंबर लिखा होगा, क्योंकि एक्सिस में है दोनों। और इस समय जो नक्षत्र है वो भी सूर्य का नक्षत्र है। ये भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, लेकिन चूंकि इसके प्रभाव तो रहते हैं। मैंने ये देखा है कि आपको भले ही किसी भी कंट्री में नहीं दिखे ये कोई भी ग्रहण, लेकिन उसके दुष्प्रभाव चारों तरफ होते भी हैं। और अगर आपके जिस भाव में ये ग्रहण मतलब पड़ेगा, जहाँ पर 6 नंबर और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, कोई सी भी आपको देखना होगा, कोई सी भी लग्न हो सकती है उसमें। आपको अपने हिसाब से देखना होगा। ये भारतवर्ष के हिसाब से देखें तो दिन के 10 बजे से प्रारंभ होके लगभग 3:02 पर ये समाप्त होगा और इसका मध्य काल होगा 12:45 लगभग। ये लगभग थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है 2-4 मिनट का। अब ये बताते हैं ये ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। यह ग्रहण जो है वो दक्षिण पश्चिमी यूरोप, उसके बाद है पूर्वी एशिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ये होगा। बहुत सारे देश इससे प्रभावित होंगे जहाँ पर विशेष तौर से रात होगी, क्योंकि उस दौरान जब ये ग्रहण पड़ेगा तो भारतवर्ष में तो ये दिन होगा, इसलिए उसका दिखाई नहीं देगा और उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन सूतक काल शायद इसमें नहीं मनाते हैं, जहाँ नहीं दिखता है। फिर भी आपको अच्छी बात यह है कि उस दौरान आप कहीं भी रहें, कोई सा भी समय हो, अगर उस दौरान अगर मंत्र जाप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या दान पुण्य तो करना ही पड़ता है। उसका चाहे 10 हो चाहे ना हो, तो उसका प्रभाव 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर मंत्र जाप करते हैं तो सिद्ध भी हो जाते कई बार मंत्र। और ग्रहण काल से जब आप संकल्प कर लेते हैं, जब शुरू होता है और जब वो समाप्ति की ओर हो जाता है, तो उसका दान भी कर देना चाहिए। ये आपके लिए हितकारी रहता है, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये उपछाया है सबसे बात तो ये। और ये खगोलीय घटना भी इसको मानते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो वो छाया जो होती है उसका ग्रहण होता है। और राहु केतु अगर एस्ट्रोलॉजी देखा जाए, मान के देखें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो राहु केतु के वजह से होता है। और एक और इसका अच्छा पहलू भी है, आपकी जो समस्याएं हैं वो ग्रहण कर लेता है इस दौरान। अगर आप अपनी प्रार्थना करते हैं तो स्वीकार भी हो सकती है इसमें। अब हर एक राशि के लिए अलग अलग प्रभाव होगा, लेकिन उसके पहले दीन दुनिया पे, हमारी देश दुनिया है, उस पर क्या प्रभाव होगा ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये जहाँ पर इसका जैसे नहीं है, अगर आपको इच्छा नहीं हो तो आप वहाँ सूतक नहीं मानते हैं, लेकिन जहाँ पर ये दिखाई देगा उसके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे IT क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, गूगल है, अमेजोन है आदि जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें ले ऑफ हो सकता है। कई लोगों की इस दौरान जॉब भी जा सकती है। विशेष तौर से ये USA के बहुत ज़्यादा पार्ट में दिखाई देगा। जैसे कि US के कुछ स्टेट हैं, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है। ऐसे नॉर्थ अमेरिका वाले जो स्टेट हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि ये चंद्रमा पे है। इसलिए समुद्र से भी, इसका पानी से भी कनेक्शन मिला के देख सकते हैं। मन और पानी और माता, इन चीज़ों को मिला के देखना चाहिए चंद्र ग्रहण। तो ये सब परेशानी हो सकती है। और
और इसके अलावा आपको एक और मतलब शायद आपको याद नहीं होगा, जब ये ऐसा ग्रहण पड़ा था तो किसी मेक्सिको में पता नहीं कहाँ पर किसी कंट्री में नेताओं की बहुत ज़्यादा पोल खुली थी। तो इस दौरान कोई बहुत बड़े राजनेता उसकी पकड़ हो सकती है, वो पकड़ किसी भी कंट्री में हो सकती है। उनके कच्चे चिट्ठी खुलने वाले हैं। और आपको नॉर्मल जो मैन है उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग जो कि कुकर्मी हैं, जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं, उनकी सज़ा ये तय करेंगे इस समय जो परिस्थितियाँ ग्रह स्थिति बढ़ रही हैं। और हो सकता है इस दौरान फूड आइटम की कमी हो जाए और आपके कुछ प्राकृतिक घटना के साथ साथ कुछ मैन मेड भी घटनाएं इस दौरान होंगी। इस उग्र रूप से जो है वो आपके, अगर आपका ये नक्षत्र है, किसी भी कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में पड़ा हुआ है तो आपको नेगेटिविटी आपके जीवन में बढ़ती दिखाई देगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो उससे थोड़ा सा आपको, अभी रेमेडी में बाद में बताऊंगी। और अगर एक और अच्छी आपको बात बता देती हूँ, जैसे 9 तारा होता है, अपने वैसे तो 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन एक तारा का मिलान जो होता है 9 तारा का, तो उससे अगर मिला के देखते हैं आप, जैसे आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में पड़ा हुआ है उससे उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र मिलके 9 तक देखते हैं, फिर 9 से फिर 1 से फिर शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस दौरान आपका जन्म नक्षत्र और ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 3, 7 या 5 में आता है, मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर में आता है, सॉरी ऑड नंबर में आता है, तो इसमें उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो आते हैं जो उस दौरान जो 3, 7, 5 वाले जो होते हैं 9 तारा में, वो अच्छे नहीं माने जाते। विपत और ये क्या नाम, बध, ये तारे माने जाते हैं। इन सब में अशुभता दिखाई देती है। और अति मित्र है या आपके और जो तारा, मैंने एक वीडियो बनाया है केतु से संबंधित, जो वीडियो मैंने बताया केतु हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, उसका भी मैंने एक इस तरह से बना के आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें मैं केवल थोड़ा सा शॉर्ट में बताने वाली हूँ कौन कौन से राशि वालों को ज़्यादा परेशानी होगी, किस किस को थोड़ी सी राहत भी होगी। पूरी तरह से किसी भी कोई भी राशि वालों को खराब नहीं होते हैं कोई भी ग्रहण, लेकिन मानसिक क्लेश सबको होगा, क्योंकि चंद्रमा इस समय पीड़ित होगा। इसलिए चंद्रमा की जो पीड़ा है वो मन को सताती है। आपको अलग अलग राशि के अनुसार देखना चाहिए और फिर कोशिश करना चाहिए। और इसमें मैं नक्षत्र के हिसाब से शॉर्ट में बता रही हूँ। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से, जिस भाव में पड़ेगा उसको बता देती हूँ। छठवें भाव को ग्रसित करेगा ये, तो आपको छठवें भाव के रोग, ऋण, शत्रु, इनसे परेशानी हो सकती है। इस भाव को एक्टिवेट कर देगा ये। और कोई भी नया काम इस समय शुरू ना करें, विशेष तौर से कोर्ट केस वगैरह में पिटीशन वगैरह लगानी हो, उससे बिल्कुल दूर रहें। अगर इस दौरान आप चाहें तो कोर्ट कंपटीशन भी अगर इस समय अगर टाल सकते हैं तो उसकी डेट टाल दें, अन्यथा वहाँ व्यवधान आ सकते हैं। शत्रुओं से समस्या हो सकती है। ऋण का लेना देना इस समय ना करें। ये लगभग 1 महीने का समय है, क्योंकि इसके बाद का जो सूर्य का भी पड़ने वाला है ग्रहण, तो आपको 15 दिन इधर से और 15 दिन उधर से, तो ऐसे मान के चलिए कि 1 महीने के लगभग रहेगा। और वैसे टोटली इसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। फिर अगर कोई परेशानी है, अगर आपका भरणी नक्षत्र में हुआ है, मेष राशि है, उनके लिए ज़्यादा खराब नहीं है। शेष नक्षत्र वालों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मेष राशि वालों को व्यय भी थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि एक्सिस में 12वें भाव होगा। लेकिन विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, वहाँ सावधानी रखें। विदेशी कामों में व्यवधान आ सकता है। और अगर हेल्थ से संबंधित पहले से परेशानी है, जैसे हार्ट से संबंधित है, यूरिन से संबंधित है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आपके लिए छठवां भाव है, जो कि हेल्थ का मान सकते हैं। हेल्थ में काफ़ी कुछ परेशानी होती दिखाई दे रही है। अब उसके बाद दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। आपके पंचम भाव को ये जो ग्रहण है पंचम भाव को इसमें प्रभाव दिखाएगा। पंचम भाव किसका है? संतान का है, शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का है। स्टूडेंट के लिए भी ये पंचम भाव का काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए ये सब चीज़ें परेशानी वाली हो सकती हैं। उसमें आपको क्या है कि मन को थोड़ा सा अपना संतुलित करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट है, विशेष तौर से फोकस करने से थोड़ा सा आपके चंचलता जो है
कम करनी पड़ेगी। आपकी संतान से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, प्रेम में थे तो उसमें व्यवधान आ सकते हैं, बाधा आ सकती है, लेकिन इसमें कुछ नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि है, आपके लिए ये लाभप्रद रहेगा। पंचम भाव से जो लाभ मिलने वाले थे, जैसे कि शेयर मार्केट का अगर शौक रखते थे, उससे धन कमा सकते हैं। आपकी जो संतान की समस्या थी उसमें उसका हल मिलेगा। अगर इसके विपरीत अगर आपका और दूसरा नक्षत्र कोई सा भी जैसे रोहिणी के अलावा, तो उसको फिर थोड़ा से जो मैंने पूर्व में बताए हैं परेशानी हो सकती है। इसमें सभी नक्षत्र वालों के लिए माता की हेल्थ खराब निश्चित रूप से इस समय होती दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध माता से है, उनकी हेल्थ के लिए थोड़ी सी अगर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए फोकस करेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छे चांसेस बनेंगे, आपके लिए समय उतना खराब नहीं है। उसके बाद जो तीसरी राशि बनती है वो है मिथुन राशि। चौथे भाव को ये परेशानी दे सकता है, जो कि माता की है, भूमि वाहन का है, मानसिक क्लेश है। तो आपके लिए आपके भूमि वाहन के सुखों में कमी होती नजर आ रही है, मानसिक पीड़ा होगी आपके, और आपकी मतलब कहना चाहिए स्वामी राशि जो है बुध है और चंद्रमा से इनकी मित्रता भी नहीं है, इसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और माता पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, दोनों ही की हेल्थ को प्रभावित करेगा ये। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे अगर आपका मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपके लिए समय फिर उतना खराब नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको नया काम नहीं करना है, और भूमि वाहन का सौदा भी इस समय नहीं करें, कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी इस समय ना करें। ये समय आद्रा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लिए फिर समय अच्छा है। चौथे भाव से संबंध सुख समृद्धि में वृद्धि, माता की हेल्थ इंप्रूव होगी। इसके अलावा मानसिक पीड़ा थोड़ी सी कम होगी। अगर इन नक्षत्रों को हिसाब से देख लेना चाहिए, हर एक के लिए बहुत फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा आपको गौर करना होगा। जैसे मैंने बताया है, बस काउंट कर लीजिए वैसे नक्षत्र। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपकी तो मतलब स्वामी राशि ही चंद्रमा है, चंद्रमा में ही ये चंद्रग्रहण ही पड़ रहा है, आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, जो कि पराक्रम का है। आपके लिए पराक्रम में वृद्धि, जो आप मेहनत करेंगे उसके से बहुत कम फल मिलेगा। अकारत मेहनत जिसको कहते हैं, निरर्थक मेहनत जाएगी। इसलिए अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, या छोटे भाई बहनों से आपकी पहले से चली आ रही थी तड़ाक, उसमें वृद्धि होती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ पूरी तरह से खराब नहीं है आपके लिए। अगर अश्लेषा नक्षत्र में है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी पुष्य नक्षत्र के लिए ज़्यादा होगी। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में है तो आपके लिए ट्रैवल आपके लिए अच्छी रहेगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अच्छी होगी, और छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो आपको थोड़ा सा अपने नक्षत्र का ध्यान रख के फिर काम करना चाहिए, और किसी से भी वाद विवाद इस दौरान ना करें, क्योंकि आपके लिए अगर पुष्य नक्षत्र के जन्मे हैं तो ये जो ग्रहण है काफी परेशानी भरा हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि इसके स्वामी राशि सूर्य है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी है, इसका भी प्रभाव रहेगा। आपके सेकंड भाव को ये प्रभावित करेगा। किसका है? ये आपकी धन आगमन का, लाभ का है। लाभ में निश्चित रूप से कमी होती नजर आ रही है इस दौरान। वाणी में क्रोध बढ़ेगा, आपके परिवार से रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपकी कोई बचत अभी तक जो आप कर रहे थे उसमें कमी आ रही है, और अगर पहले से ही कुछ परेशानी चली आ रही थी तो उसमें लॉस जा सकता है। और अगर आपका मगा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये विपत्त आ रहा है, ऐसी विपत्ति जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वो विपत्ति आपको परेशान कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लिए ये अर्निंग अच्छी दिखाई दे रही है। मनी फ्लो जो आपका रुका हुआ था उसमें अच्छी स्थिति बनेगी, परिवार के रिश्ते भी अच्छे होंगे। क्रोध तो निश्चित रूप से हर स्थिति में रहने वाला है। अगर आपका इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है फिर आपके लिए अच्छा है ये। मतलब दो नक्षत्रों में आपके लिए खराब है, जैसे कि पूर्व फाल्गुनी और मगा नक्षत्र में खराब है। इसके विपरीत अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिसका अभी इसमें चल रहा है, उसमें भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, क्रोध ना करें, परिवार के साथ मिलजुल के चलते हैं तो फिर आपको फिर रक्षा भी ये करेंगे, क्योंकि सूर्य इस समय आपकी रहेंगे, जिससे मैंने बताया एक वीडियो बनाया है, मीन राशि में जा रहे हैं सूर्य, तो उससे आपकी काफी
रक्षा हो सकती है। स्वामी राशि है, आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। तो आपके लग्न में ही ये जो ग्रहण है वो पड़ने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा होगी, सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगा आपका। बात बात पे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपके सारे कार्य जो है वो इधर उधर, मतलब आप समेटने की स्थिति में थे, अब बिखरना शुरू हो जाएंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति में रहने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा निर्णय आपके लिए अच्छा है। इसलिए सबसे अच्छा है कि महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि अगर कन्या राशि हो, अगर नक्षत्र भी आपके लिए विपरीत हुआ, जैसे अगर आपका चित्रा नक्षत्र है, उसमें खराब परिस्थिति बन सकती है। लेकिन अगर हस्त नक्षत्र के जन्मे हो, फिर आपके लिए खराब नहीं है, क्योंकि अति मित्र तारा में है ये। फिर आपके लिए क्रिएटिविटी आपके दिमाग में जो चल रही थी, उसमें और ज़्यादा इस समय प्रखरता आ जाएगी। लेकिन व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। आपके लिए अगर शेयर मार्केट का शौक रखते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट से दूर रहें। इस दौरान आपके लिए फिर समय ठीक ठाक रहने वाला है। आपकी आय प्रभावित होगी, और आपके पेट जैसे रोग से परेशान थी या मानसिक रोग भी पहले से ही थे, उसमें वृद्धि होती चली आ रही है। आपके वैवाहिक संबंध भी खराब कर देंगे, क्योंकि एक जो राशि पड़ेगी, मीन राशि, आपके सप्तम भाव में रहेगी। तो व्यापार और वैवाहिक जीवन भी निश्चित रूप से इस दौरान प्रभावित होंगे। नया व्यापार की शुरुआत ना करें, और अगर वैवाहिक प्रपोजल आ रहे हैं तो कुछ समय के लिए इसको टाल दें। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं, और ये आपके 12th भाव में ये हो रहा है जो मैंने बताया है। और तो आपके लिए उतना खराब नहीं है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे और चित्रा नक्षत्र है, तो आपको व्यय तो करना पड़ेगा, लेकिन कार्य में काफी कुछ प्रगति होती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप स्वाति नक्षत्र के जन्मे हैं, तो ये बत्तारा में आ रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। संकटों का सामना करना पड़ेगा। आपके 12th भाव से रिलेटेड जो ब्याह होगा, आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। विदेशी कामों में विघ्न आ सकता है, धन हानि हो सकती है। यात्रा करते हैं उसमें भी परेशानी हो सकती है। ट्रैवल वगैरह ना करें, और अगर ट्रैवल का पहले से ही कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें चोट चपेट दुर्घटना, या आप स्वयं मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट है कहीं से भी, तो उसमें परेशानी होगी। अगर इसके विपरीत अगर आपका विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपके लिए फिर अच्छा है। विदेशी यात्राएं होंगी, विदेश से धनागमन होता दिखाई दे रहा है। अगर स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आपके लिए फिर समय, अगर लीगल एक्टिविटीज में अगर आप फंसे हुए थे तो उससे छुटकारा होगा, अगर विशाखा नक्षत्र का आपका जन्म हुआ है। तो स्वाति नक्षत्र के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, और चित्रा नक्षत्र के लिए मिला जुला रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 11th भाव में ये मतलब ग्रहण लगने वाला है। ये भाव वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा खराब नहीं होता है, इसको बहुत ज़्यादा दूषित नहीं कर पाते हैं कोई भी ग्रह, क्योंकि बहुत किसी मायने में बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम इस दौरान हो सकती है। विशाखा नक्षत्र का जन्म हुआ है तो आपकी अध्यात्म में रुचि हो सकती है, क्योंकि साधक तारा में ये रहने वाला है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र में है अगर आपका जन्म, तो आपके लिए फिर ये प्रत्यारी तारा में है, उसमें परेशानी हो सकती है। जैसे 11th भाव से क्या देखते हैं, आपके आय के स्रोत देखते हैं। बड़े भाई बहनों के कुछ संकट आ सकता है, मित्रों से आपकी अनबन हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए फिर ये समय उससे ज़्यादा अच्छा है। इनकम में वृद्धि होगी, और इसके अलावा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और आपका अगर बच्चों से कुछ परेशानी चली आ रही थी, तो वो परेशानी भी अब दूर होगी, बच्चों की उन्नति होगी। क्योंकि एक 11th भाव से एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, पंचम भाव पे, इसलिए वहाँ मिला जुला आपको प्रभाव रहेगा। आपके लिए इस समय मिला जुला रहेगा। और अगर हेल्थ पहले से परेशानी में थी, या किसी भी तरह से परेशान थे, तो उसमें आपको निश्चित रूप से उपचार कराने की आवश्यकता होगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 10वें भाव में एक ग्रहण पड़ रहा है, और अगर धनु राशि को 10वें भाव किससे देखते हैं, कैरियर के साथ देखते हैं। कैरियर में कोई परेशानी थी, और अगर मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में ग्रोथ करने वाले हैं, व्यापार में विस्तार करने वाले हैं। अगर इसके अलावा अगर पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र या उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र का जन्म हुआ है, तब भी आपके लिए समय रहेगा अच्छा। थोड़ा संघर्ष बनेगा इस समय, क्योंकि संघर्षों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी।
मिलेगी, लेकिन हेल्थ के लिए खराब है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या चेस्ट से संबंधित कोई परेशानी है, कोल्ड कफ से अगर परेशान थे, उसमें अनिश्चित रूप से परेशानी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धनु राशि वाले हैं, अगर पहले से ही रोगी हैं इन जो मैंने बताया रोग के, तो आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। उपचार कराएं और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के पास उचित सलाह लें। फिर भी धनु राशि वालों के लिए उतना खराब नहीं है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 9th भाव में ग्रहण हुआ जो कि भाग्य स्थान है, तो भाग्य स्थान को प्रभावित करने का मतलब ये होता है, वैसे आपके मकर राशि वालों की बुध भी भाग्येश हैं, तो इस समय बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही, बुध भी नीच राशि में चल रहे हैं। और अगर आपका जन्म उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तब आपके लिए उतना खराब नहीं है। उस दौरान आपको भाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप जर्नी करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। कोशिश ये करना चाहिए कि ग्रहण के दौरान यात्राएं अगर हो सके तो टाल दें। अगर बहुत आवश्यक है, जैसे मान लीजिए आपका जॉब है या व्यापार है और आपका काम मतलब उसके बगैर से नहीं चल रहा है, तो बहुत सावधानी से या उसको दान करके और ईश्वर का नाम लेके यात्राएं करनी चाहिए, अन्यथा वहाँ परेशानी निश्चित रूप से होने वाली है आपके लिए। अगर श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, तो ये आपके लिए अति मित्र तारा में है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। 9th भाव से संबंधित पिता की हेल्थ अगर कोई परेशानी थी वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा भाग्य का साथ रहेगा। आपकी स्वयं की हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 9th भाव में ये बैठ के एक दृष्टि कहाँ डालेंगे, तीसरे भाव पे। तो अगर भाई बहनों से पहले से परेशानी थी तो अब मनमुटाव दूर होगा, उनकी तरक्की होगी। स्वयं की हेल्थ पे आपको काम करना चाहिए। जो कि अभी ढैया या साढ़े साथी वाले हैं वो हेल्थ की तरफ से निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। फिर भी मकर राशि वालों के लिए समय ठीक ठाक है। आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है, सबसे अच्छी बात है। उलझन आएगी भी तो वो बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा ये ग्रहण, जो कि आपके किसका है, चोट चपेट दुर्घटना का है, अचानक धन का लाभ है। तो आपके लिए आर्थिक स्थिति या परिवार से संबंधित कोई परेशानी अचानक रूप से आ सकती है। अगर आपके धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है फिर आपको उतना परेशानी नहीं है, लेकिन अगर सतविषा नक्षत्र के जन्मे हैं आप, तो आपके वैवाहिक संबंध निश्चित रूप से इसमें कुछ दरार आ सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है। इसके विपरीत अगर पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो साधक तारा है, आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और आपको ये हिदायत दी जाती है विशेष तौर से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी तरह के गुप्त ऐसे संबंधों में मतलब इस समय ना बंधे, उनसे दूर रहें। और गुप्त शत्रु भी परेशान हो सकते हैं, अन्यथा आपको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ हो सकता है आपको कहीं कोई झूठे लांछन में भी फंसा सकता है। आपके लिए फिर समय थोड़ा सा टिपिकल हो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, ध्यान रखें। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो उसको भुगतान भी बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके सप्तम भाव में एक ग्रहण पड़ रहा है और आपके लिए किसका है, सप्तम भाव व्यापार का है, जीवन साथी का है, आपकी दूर की यात्रा का भी है। अगर आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है फिर आपके लिए उतनी परेशानी नहीं है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपकी परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि ये आपके प्रत्यारी तारा में आता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन रेवती नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है फिर आपके लिए समय अच्छा है। सप्तम भाव से संबंधित जैसे कोई भी परेशानी आ रही थी, वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, व्यापार में घाटा हो रहा था, फिर उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। वैवाहिक प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन अभी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना है। उसको फिक्स करते हैं और वैवाहिक के लिए थोड़ा सा टाइम देना है। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उससे धन आगमन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि उत्तरा भाद्रपद के अगर जन्म है तो कोई भी नया काम ना करें इस दौरान। तो ये तो मैंने बताया पूरा नक्षत्र के हिसाब से जितनी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बताने की। अब इसमें बता देते हैं कि वैसे तो ग्रहण सभी तक देख प्रभावित करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये मानसिक पीड़ा ज़्यादा देता है जो चंद्र ग्रहण होता है, और
मतलब जलीय जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे भी थोड़ा सा इसमें हो सकता है वृद्धि दिखाई दे। अब अगर आपका तारा भी अच्छा नहीं है, जो मैंने बताए हैं तारे के हिसाब से, आपको फिर क्या करना है, दान सफ़ेद दान करना चाहिए इस दौरान। जैसे ग्रहण लगने के पहले, अब अगर आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग इसको कर सकते हैं, 10 साढ़े 10 बजे के पहले उसको संकल्प कर लें। जैसे चावल है, दूध है, सफ़ेद चीज़ों, सफ़ेद मोती भी दान कर सकते हैं, ये सब, चांदी भी दान कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो वो तो आप पहले संकल्प करके रखें। जैसे ही इसका समाप्ति हो जाए, मतलब 3:02 पर समाप्त हो जाएगा ये, तो फिर उनको किसी भी जाके किसी ज़रूरतमंद को दे दें, मंदिर में दे दें, सबसे अच्छी बात है, मंदिर में दे देना चाहिए। और उस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय जाप का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र सभी को बहुत सरल होता है, सभी को याद होगा, कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके ईश्वर से अपने स्वयं की, अपने परिवार की, देश की और दुनिया की, सबके लिए ये प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर आप प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव हो सकती है। देखिए, और फिर मेरे को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।